फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कोड। सिंक्रोनस कोड क्या होता है? ऐसा कोड जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाइन बाय लाइन फॉलो होता है, उसको सिंक्रोनस कोड कहा जाता है। ऐसा कोड जो नेक्स्ट लाइन को तब एग्जीक्यूट करे जब पहली लाइन फिनिश हो जाए या कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे कोड को सिंक्रोनस कहते हैं। यानी कि वो बाकी किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा जब तक कि पहला काम ना हो जाए, दूसरा कोई काम नहीं होने देगा जब तक कि पहला काम फिनिश ना हो जाए। इसके ऑपोजिट में होता है एसिंक्रोनस कोड। ऐसा कोड जो कि सिक्वेंशियल ऑर्डर में ना चले, जो लाइन बाय लाइन ना चले, उसको एसिंक्रोनस कोड कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा है या आप हो, फर्ज करो आपने आपने इंटरव्यू देना है, लेकिन उसके लिए आपको उससे पहले HTML सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, नोट सीखनी है, फिर आप हायरिंग के लिए अप्लाई करोगे। सिंक्रोनस कोड में क्या होगा, जब आप HTML सीख लोगे फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे। जब तक HTML आप सीखोगे नहीं तब तक जावास्क्रिप्ट पे नहीं आ पाओगे। इसी तरीके से जब तक आप जावास्क्रिप्ट नहीं सीख लेते तब तक आप नोड के कोड की तरफ नहीं जाओगे। जब तक कि आप नोड का कोड ना सीख लो तब तक आप हायरिंग के लिए अप्लाई नहीं करोगे। लेकिन इसके ऑपोजिट एसिंक्रोनस कोड क्या होता है? एसिंक्रोनस कोड कहता है कि आप HTML ने आपने सीख लिया, चलो आप जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू करो। जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया थोड़ी सी अभी सीखी और आप समझ रहे हो कि अब मैं नोड सीख सकता हूँ साथ साथ, तो आप साथ साथ नोड को सीखने लग जाओ। आप साथ साथ नोड को सीख रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हो, नोड को सीख रहे हो, और आप उस दौरान ये फैसला करते हो कि यार मैं साथ साथ हायरिंग के लिए भी ना अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो कि आप हायरिंग के लिए अप्लाई भी कर रहे हो, साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी सीख रहे हो, साथ साथ नोड भी सीख रहे हो, और इन केस आपकी हायरिंग हो जाती है तो आप साथ साथ जावास्क्रिप्ट सीखते भी रहोगे, साथ साथ नोड भी सीखते रहोगे और बाकी काम भी करते रहोगे। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में यही मेन चीज़ डिफरेंस है कि सिंक्रोनस ब्लॉकिंग होता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, और दूसरी चीज़ को तब एग्जीक्यूट करता है जबकि पहली चीज़ एग्जीक्यूट ना हो जाए। जबकि सिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग होता है, रिस्पॉन्सिव रखता है चीज़ों को, और कोड और डिफरेंट चीज़ों को साइड बाय साइड या एट द बैक एंड चला रहा होता है। अगर हम कोड की बात करें तो आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएगी जिसके अंदर आप जब तक पहला काम नहीं करते, जब तक पहला काम फिनिश नहीं होता, आप दूसरे काम की तरफ जंप अप नहीं करते। जबकि एसिंक्रोनस में आपकी ज़्यादातर जितने भी प्रोग्राम्स बने हुए हैं वो एसिंक्रोनस में बने हुए हैं। और इवन आपको भी जो मैंने एग्जांपल दिया उस HTML जावास्क्रिप्ट नोड और हायरिंग वाली, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच भी होती है वो ये होती है कि रियल लाइफ में भी आप सिंक्रोनसली ही काम कर रहे होते हो। अगर हम इसकी कोडिंग में एग्जांपल्स लेते हुए चलें, अच्छा ये जो नीचे टर्मिनल है, ये टर्मिनल आप यहाँ पे जाके खुद भी खोल सकते हैं, ठीक है। न्यू टर्मिनल, मेरे इधर 3 डॉट्स आ रहे हैं, उसके अंदर टर्मिनल आ रहा है, फिर न्यू टर्मिनल है। लेकिन मैंने शॉर्टकट की यूज़ की है, कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक, जिससे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। अब हम सिंक्रोनस कोड की पहले एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम साथ में मूव करेंगे एसिंक्रोनस कोड की तरफ। तो सिंक्रोनस मैं इसके ऊपर लिख भी देता हूँ, SYNCHRONOS, सिंक्रोनस कोड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नीचे यहाँ पे एसिंक्रोनस कोड भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंक्रोनस कोड लिख रहा है, हम लोग फर्ज करो रेस लगवा देते हैं रैबिट और टर्टल की, रैबिट विंस, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि टर्टल विंस, TURTLE, टर्टल विंस, ठीक है। चलो लेट्स मेक इट मोर
इंटरेक्टिव, तो हम लोग क्या करते हैं कि है ना इमोजीज़ ले लेते हैं, इमोजीज़। तो हम लोग अगर गूगल करें इमोजी गेट इमोजी, तो जो ये पहला लिंक आएगा इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म के इमोजीज़ नज़र आ रहे होंगे, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रैबिट को। ठीक है, हम लोगों ने रैबिट को सर्च कर लिया। जब मैंने सर्च कर लिया तो ये आया। अच्छा, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मुझे एक और पेज की तरफ ले जाएगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। अब मैं इस कॉपी किए हुए रैबिट को रैबिट की जगह पेस्ट कर दूँगा, या ये याहू हमारे पास रैबिट आ गया। अब इसी तरीके से मैं टर्टल को सर्च कर लेता हूँ। टर्टल को सर्च किया, ये टर्टल की एक इमोजी आ गई, इसको क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी की ऑप्शन आ गई, कॉपी की ऑप्शन आई, मैंने यहाँ पे VS कोड में गया, टर्टल के लफ्ज़ को इरेज करके यहाँ पे इमोजी को पेस्ट कर दिया। अभी ये तो कमेंटेड कोड है, इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देते हैं। अब इस फाइल को ना रन करते हैं। मेरी फ़ाइल का नाम index.js मैंने रखा हुआ है, तो मैं नोड क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो नोड के आगे मैं index.js करूँगा तो पहले क्या हुआ सिंक्रोनस कोड, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई या फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ये लाइन तब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई जब तक इस लाइन की एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, यही वजह है कि आप रैबिट विंस और टर्टल विंस देख रहे हैं। अब बात करते हुए चले एसिंक्रोनस की, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं, और कमेंट आउट करने के बाद हम लोग चलते हैं एसिंक्रोनस कोड की तरफ और सेट टाइम आउट फंक्शन जो है इसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं कि इसके अंदर सेट टाइम आउट के अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं। उस एरो फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं रैबिट विंस, टर्टल विंस कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके टर्टल विंस करवा देते हैं। और इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, और दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो आपका टाइमर होता है। और इसके बाद हम एक कोड को लिख देते हैं कि रैबिट विंस। अब मैं बताता हूँ मैंने ऐसा किया क्यों है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो रियलिस्टिक अप्रोच जो होती है, रियल में जो सर्वर्स में भी काम हो रहा होता है, वो ये हो रहा होता है कि आपके बैकएंड जब आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो क्लाइंट साइड से यानी ब्राउज़र से बैकएंड की तरफ, सर्वर की तरफ, तो आपकी जब रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, तो सर्वर को थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को गेट करने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। अब उस दौरान हम लोग सर्वर जब तक कि सर्वर को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग बाकी कोई काम कर ही ना सकें, तो जो कि ब्लॉकिंग बिहेवियर बना देगा। तो हम लोगों ने ये काम तो चाहिए ही नहीं कि हमारा कंप्यूटर स्टक हो जाए, प्रोसेस ही करता रहे चीज़ों को। तो हम लोग ऐसे इसको एसिंक्रोनस में ले जा लेते हैं। तो इस कोड में भी यही हो रहा है कि अब ये कह रहा है कि आपने इस फंक्शन को रन करना है, इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो कि एज एन आर्गूमेंट किसी और फंक्शन में पास किया जाए, एक ऐसा फंक्शन जो किसी और फंक्शन में एज एन आर्गूमेंट या पैरामीटर पास किया जाए, तो उसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब ये फंक्शन हमारे पास टाइम आउट का फंक्शन है, और ये एक फंक्शन है जो कि हमने एरो सिंटैक्स से लिखा हुआ है, और ये एक फंक्शन एज एन आर्गूमेंट इसमें पास हो रहा है, जिसका दूसरा आर्गूमेंट 1000 होता है, 1000 यानी टाइमर होता है। अब यहाँ पे 1000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मिली सेकेंड्स, और 1000 मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड बाद आपने इस आर्गूमेंट वाले इस फंक्शन को रन कर देना है, लेकिन उससे पहले नहीं। ठीक है, जब आपका कोड रन होगा तो क्या होगा वो इधर आएगा, आपका कोड इधर आएगा, आपका कंपाइलर इसको चेक करेगा, वो इसको क्यू में लगा देगा कि जैसे ही 1 सेकेंड हो फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। जब तक ये इसको बैकएंड में भेज देगा तो अगली लाइन ऑफ कोड में जाएगा
और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर 1 सेकंड जब गुजर जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो एग्जीक्यूशन हुई होगी ये 1 सेकंड से पहले हो गई होगी, तो ये हम लोगों को दिखने लग जाएगा। फिर 1 सेकंड जैसे ही गुजरेगा हमें ये वाला कोड भी शो होने लग जाएगा। तो एसिंक्रोनस फंक्शन ये बेसिकली एक एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है, और रियल में जो सर्वर रिक्वेस्ट भी होती है वो एसिंक्रोनस ही हो रही होती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल रहती है इस सिनेरियो को समझाने के लिए, इसलिए ये सेट टाइम आउट की एग्जांपल देखी गई है। तो अगर मैं अपने कोड को दोबारा रन करूँ तो यू विल सी कि पहले रैबिट विंस आया, फिर टर्टल विंस आया, फिर अनडिफाइंड आ गया। देयर इज अदर रीजंस फॉर दैट, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बात कर ली है कि एसिंक्रोनस कोड में कैसे होता है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड में कैसे दिखते हैं। अगर मैं अगली चीज़ के ऊपर बात करूँ वो ये है कि जावा और नोट के अंदर एक फंक्शन होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये हमारा ब्लॉकिंग कोड होता है, सिंक्रोनस कोड होता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है फूड और लव का। अब इस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंगीफाई बना रहे हैं। बेसिकली जब भी डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है ओवर द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की फॉर्म में, जब तक जो डाटा इजीली हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, वो ये होता है कि आप स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको सेंड करते हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आप दूसरी लाइन में देख रहे हैं कि पहले वाले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एज एन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे की जो है, यहाँ पे हमारे पास की जो है वो फूड है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की वैल्यू होती है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर की जो है ये फूड है, वैल्यू जो है लव है। अब ये इसने जब इसको स्ट्रिंगीफाई किया तो इसने की के दरमियान भी 2 कॉमास शो करना शुरू कर दिया, डबल क्वाट्स शो करना शुरू कर दिया, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। और इस ऑब्जेक्ट के, सॉरी ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट के बाहर भी अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, जो करली ब्रैकेट्स है उसके बाहर भी हमारे पास स्ट्रिंग्स का ऑपरेशन आ रहा है और स्ट्रिंग्स का सिंटैक्स आता है। तो यानी कि आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगीफाई आप यूज़ करते हो। और ये जो कोड है ये आपके ब्राउज़र में भी मिलता है, ये आपके नोड में भी मिलता है, यानी कि बैकएंड सर्वर्स में भी मिलता है और ब्राउज़र्स में भी मिलता है। और ये एक ब्लॉकिंग कोड है, यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक बाकी काम नहीं करेगा। इसी तरीके से एसिंक्रोनस के एग्जांपल जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो एसिंक्रोनस सेट टाइम आउट का फंक्शन है, जो कि इस केस में ये कह रहा है कि एक मिली सेकेंड के बाद कंसोल डॉट लॉग डन कि ये काम हो चुका है उसको शो कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आज का ट्यूटोरियल बस यही था कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या फ़र्क है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपकी जितनी भी नोड की एप्लीकेशन है वो एसिंक्रोनसली काम कर रही होती है। नोड के अंदर कॉल बैक्स और एसिंक्रोनस दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये बैक एंड में चीज़ें कर रहे होते हैं और साइड बाय साइड कोड को चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से नोड के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना बहुत ईजी हो गया होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें लगता है कि जो सीपीयू है, जब आपने एसिंक्रोनस कोड रन किया वो बैकएंड में चला गया, अब वो काम चला गया आपके सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास जब वो काम चला गया है तो हमें लगता है कि वो सीपीयू सारा काम कर रहा है, लेकिन नहीं, सीपीयू इज़ वेरी गुड एट डेलीगेटिंग टास्क्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। यानी कि आपके पास आपकी जो रिक्वेस्ट ओएस या सीपीयू के पास जाती है, वो उस काम को करवाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा काम करवाना है जो कि वाईफाई से ओवर द इंटरनेट वाईफाई को यूज़ करते हुए कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है या कनेक्ट कर रहा है या डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो ऐसे काम के लिए नेटवर्क कार्ड को अपनी टास्क जो है वो डेलीगेट कर देगा। फिर अगर कहीं पे डाटा को रीड करना है जो कि फाइल सिस्टम में पड़े हुए हैं, तो उसके लिए हार्ड डिस्क को डेलीगेट कर देगा काम। जब जब उसने डेलीगेट करवा दिया काम नेटवर्क कार्ड को और हार्ड डिस्क को, तो अब वो जब तक काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसको प्रोसेस कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तब तक ओएस आपका फ्री है। जो ये बात
क्लैरिफाई करता है कि जब ओएस फ्री है तो इट मीन्स ये फर्दर कंप्यूटेशंस भी कर सकता है, ये फर्दर प्रोसेसेस को हैंडल भी कर सकता है। और सीपीयू जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, इट्स वेरी गुड एट हैंडलिंग डिफरेंट मल्टीपल टास्क्स। तो उस दौरान क्या होता है कि नोड जो है वो इसी वजह से जो होता है, नोड जैसे जैसे प्रोसेसेस आती है सीपीयू को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वो आपका फर्दर पार्ट्स को के थ्रू काम करवा रहा होता है। तो आपका नोड जो है, नोड की वजह से नोड नोड आपकी इस चीज़ को का एज उठा लेते हुए, इस चीज़ से बेनिफिट्स उठाते हुए डेडलॉक नहीं होने देता, चीज़ों को अनरिस्पॉन्सिव नहीं होने देता, ब्लॉकिंग नहीं होने देता। तो यही वजह है कि नोड जेएस के अंदर एसिंक्रोनस कॉल्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है।